नमस्कार, मैं धीरज एक बार फिर से आप सब विद्यार्थियों का धीरज पांडे मैथमेटिक्स के इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का पार्ट 1 का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, दूसरा चैप्टर गॉस का प्रमेय और तीसरा चैप्टर वैद्युत विभव को हमने अच्छे तरीके से YouTube के माध्यम से पढ़ा। आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का पार्ट 1 कुमार मित्तल का चौथा चैप्टर संधारित्र एवं परावैद्युतांक, कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिक स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन ये बेसिक फंडामेंटल का वीडियो ना हो करके ये वीडियो एक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट पर बेस्ड है। सेकेंड वीडियो में हम पूरा चैप्टर का बेसिक फंडामेंटल समझाएंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि चैप्टर का आपने बेसिक फंडामेंटल नहीं समझना तो ये आपको समझने में समस्या होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज वन डे ग्राफ जनरेटर। ये वन डे ग्राफ जनरेटर क्या है, किस प्रोसेस पे वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यह एक प्रकार का इलेक्ट्रिक डिवाइस है। तो ध्यान से देखिए, अगर कोई भी डिवाइस है, कोई भी मशीन है, तो उसके बारे में अगर हमको कुछ जानकारी इकट्ठा करना है या उसके प्रोसेस पर मुझे कुछ लिखना है तो दो तीन बातों को अच्छे से हमें ध्यान में रखना है। जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है, उसके बारे में मुझे पेपर में लिखना है या किसी को पढ़ाना है या पढ़ना है उसके बारे में, तो हम 4-5 महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है उसका खोज किसने किया, ऐसा नहीं, उसका आविष्कार किसने किया। क्योंकि खोज और आविष्कार में फर्क है। खोज का मतलब होता है कि इस संसार में जो चीज़ें पहले से विद्यमान हैं उसको हम किसी रिसोर्सेस के माध्यम से, किसी स्रोत के माध्यम से पता लगा लें, ये खोज है। और इस प्रकृति में प्राकृतिक चीज़ों की सहायता से नए उपकरण बना देना, नए संसाधन बना देना, यह आविष्कार है। तो खोज क्या है, इस प्रकृति में जो चीज़ें पहले से इन्वॉल्व हैं, पहले से विद्यमान हैं, उनका किसी के माध्यम से पता लगाना, ये खोज है। और प्राकृतिक वस्तुओं की हेल्प लेके नया प्रोडक्ट बना देना, नया वस्तु बना देना, यह आविष्कार है। तो याद रखना कि इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार होता है, खोज नहीं होता। तो किसी भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमें अगर जानकारी प्राप्त करना है तो सबसे पहले मैं ये पता करूंगा कि उस इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट का आविष्कारक कौन है, किसने किया। अगर थोड़ा बहुत और अच्छे तरीके से जानकारी लेना चाहेंगे तो उस आविष्कारक किस देश का रहने वाला है, वह आविष्कारक किस देश का रहने वाला है, देश के बारे में पता करेंगे। वो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया तो किस सन में किया, तीसरी जानकारी हो गई। तो पहला जो स्टेटमेंट होता है कि इस इंस्ट्रूमेंट का आविष्कारक कौन है, वह आविष्कारक कहाँ का निवासी है, और वो किस सन में इस प्रोडक्ट का या इस इंस्ट्रूमेंट का या इस डिवाइस का आविष्कार किया। ये पहला तथ्य है। दूसरा तथ्य, मुझे ये जानकारी लेना चाहिए कि कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, तो ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है। जैसे कोई भी क्रिकेट का अगर खिलाड़ी होगा तो बॉल को जब कैच करता है तो बॉल को कैच करने के बाद अपने हाथ को पीछे ले जाता है। तो यहाँ पर भी प्रिंसिपल है न्यूटन का सेकंड लॉ। हम जानते हैं कि जब कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को जब बैट से मारता है तो गेंद उसके बैट में टकराने के बाद जिधर हम बैट को चलाते हैं उसी दिशा में गेंद गति करना शुरू कर देती है। तो यहाँ भी एक प्रिंसिपल वर्क कर रहा है जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ का ये तीसरा प्रिंसिपल है, न्यूटन के सिद्धांत का तीसरा नियम है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस हो, कोई भी वर्किंग सिस्टम का ऑब्जेक्ट हो, तो किसी न किसी प्रिंसिपल पर वो वर्क करता है। तो दूसरी चीज़ मुझे जानकारी एकत्रित करना है कि ये प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे प्रोडक्ट या डिवाइस वर्क कर रहा है, ये दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर इन दोनों की जानकारी हमें हो जाती है तो हम सबसे पहले ये प्रयास करते हैं कि इसकी रचना क्या है, यानी ये इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए, ये ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे किन किन संसाधनों की आवश्यकता पड़ी, किन किन वस्तुओं की सहायता लेनी पड़ी, और उन वस्तुओं का हमने अरेंजमेंट कैसे किया। मतलब ऐसा नहीं है मोबाइल बनाना है तो स्पीकर हम कहीं और रख देंगे, कैमरा कहीं और रख देंगे, उसका कनेक्टिविटी जो भी सिम वगैरह लगाना है कहीं और रख देंगे। तो उसको लगाने का भी एक तरीका है। तो हम रचना के माध्यम से समझते हैं कि इस इलेक्ट्रिक डिवाइस को किस तरीके से मुझे बनाना है, किस तरीके से इसे रीअरेंज करना है या अरेंजमेंट इसका करना है। तो ये हम जो जानकारी एकत्रित करते हैं ये रचना के अंतर्गत होता है। पहला क्या है, आविष्कारक कौन है, किस देश का है और उसने कब किया।
दूसरा क्या है कि इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तीसरा इसकी रचना क्या है, बनाना कैसे है। जब इन सारी चीज़ों की जानकारी हो जाती है तो हम उस इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट की क्रिया विधि समझते हैं कि वह इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट जो है वो किस प्रोसेस पर वर्क करता है और किस तरीके के अंदर इसके अंदर एक्टिविटी होती है, जिस एक्टिविटी के थ्रू ये इस तरीके का पावर जनरेट करता है या इस तरीके का वर्किंग सिस्टम क्रिएट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कि वन डे ग्राफ जनरेटर क्या है। तो उसी सिलसिले में हम लोग बताएं आपको कि यह एक प्रकार का ऐसा संसाधन है, ऐसा आपके पास युक्ति है जो हाई वोल्टेज को जनरेट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, बहुत उच्च लेवल का विभवांतर या विभव उत्पन्न कर सकता है। अगर इतनी बात जानकारी हो गई तो इसी को यहाँ ब्रेक करके हम समझते हैं कि ये जो वन डे ग्राफ जनित्र है, वन डे ग्राफ जनरेटर है, इसका आविष्कार रॉबर्ट जे वन डे ग्राफ ने किया था। ये कहाँ के निवासी थे? तो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, अमेरिका के रहने वाले थे और इन्होंने इसका आविष्कार 1931 ईस्वी में किया। ये जानकारी हमको हुई। वन डे ग्राफ जनरेटर बहुत ही उच्च लेवल का विभव उत्पन्न कर सकता है। इसका आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक रॉबर्ट जे वन डे ग्राफ ने सन 1931 ईस्वी में किया। अब इसका वर्क क्या है, ये कार्य क्या करता है? तो इसका वर्क जो होता है मेरे प्यारे भाई, ये जो वर्क करता है इसका वर्क होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और आयन को त्वरित करना। त्वरित का मतलब क्या है? उनके अंदर की जो वेलोसिटी है उसमें एक्सचेंजमेंट करना, वेग जो है उसमें परिवर्तन करना। तो वन डे ग्राफ जनरेटर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और आयन को त्वरित करता है, मतलब इनके अंदर एक्सेलरेशन लाता है। तो इसका वर्क पहला क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और आयन को ये त्वरित करता है, मतलब इनके अंदर वेलोसिटी जनरेट करता है। दूसरा इसका वर्किंग पावर जो है, इसका उपयोग हम चिकित्सा जगत में भी करते हैं, चिकित्सा जगत में भी करते हैं इसका उपयोग। चिकित्सा जगत के साथ साथ इसका उपयोग हम लोग करते हैं परमाणु को तोड़ने में। शायद अभी आपको लग रहा होगा कि ये अधूरी जानकारी है, ये कुछ हमारे दिमाग में या हमारे अंदर फील नहीं हो रहा है कि ये क्या है। तो अभी आप जब अच्छे से समझ जाएंगे, चीज़ों को अच्छे तरीके से समझेंगे, तो शायद बेहतरीन तरीके से आपको वन डे ग्राफ जनरेटर समझ में आ जाएगा। इसका काम है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और आयन को त्वरित करना। चिकित्सा जगत में भी इसका उपयोग होता है, परमाणु को भी तोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। तो अमेरिकी वैज्ञानिक ने सन 1931 ईस्वी में वन डे ग्राफ जनरेटर का आविष्कार किया, जिनका नाम था रॉबर्ट जे वन डे ग्राफ जनरेटर, जो वन डे ग्राफ था इनका पूरा नाम। इसका वर्क क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और आयन को त्वरित करना। इसका उपयोग चिकित्सा जगत में भी किया जाता है, परमाणु को तोड़ने में किया जाता है। चिकित्सा जगत का मतलब कि जैसे पेट में आपके कोई ऐसा पथरी हो गया है तो उसमें भी इसका उपयोग बहुत निम्न स्तर पर किया जाता है, चिकित्सा जगत में इसका उपयोग किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका वर्क क्या है, किस वैज्ञानिक ने किया, वह कहाँ का निवासी था और इसका वर्किंग सिस्टम क्या है। अगर इतनी बातों को आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो अब हम लोग समझने वाले हैं कि भाई अगर ठीक है तो इस किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है, मतलब इसका सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर ये काम करता है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि ये किस सिद्धांत पर काम करता है, यानी ये किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। तो देखो यार, हम लोग ऐसा समझते हैं कि संसार की कोई भी चीज़ है तो अगर उसे हम आवेशित कर दें, प्रिंसिपल बता रहे हैं पहला, अगर उसे हम आवेशित कर दें तो एक होता है आवेश, आवेशन, और दूसरा होता है अनावेशन। आवेशन का मतलब किसी चीज़ को आवेशित कर देना आवेशन है, और किसी चीज़ से आवेश का विसर्जित हो जाना, आवेश का निकल जाना, ये अनावेशन है। तो हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु से आवेश का अनावेशन हमेशा उस वस्तु के तीक्ष्ण सिरे से होता है। इसका क्या मतलब है कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग हमेशा गृहस्थ में तावे का इस्तेमाल करते हैं। तावा कैसा होता है? गोल होता है। तावा चौकोर इसलिए नहीं बना जाता कि तावा अगर चौकोर बना देंगे तो उसमें किनारा आ जाएगा, कोना आ जाएगा, और कोना अगर आ जाएगा तो उसमें तीक्ष्ण सिरा हो जाएगा, और तीक्ष्ण सिरा हो जाएगा तो वहाँ आवेश का अनावेशन यानी आवेश का विसर्जन बहुत तीव्र गति से होगा और वो वस्तु जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई, पहला प्रिंसिपल होता है कि किसी भी वस्तु में आवेश का अनावेशन हमेशा तीक्ष्ण सिरे से होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझें तो मेरे पास ये
ये बुकलेट है, अगर इसे आवेशित कर दिया जाए तो इसका तीक्ष्ण सिरा क्या है, ये इसका तीक्ष्ण सिरा है। तो यहाँ से आवेश तेजी से विसर्जित होगा। यही मूल कारण है कि हम तावे को गोला बनाते हैं, कुकर को गोला बनाते हैं। जो भी पात्र होते हैं अधिकांश जिसमें हम ऊष्मा देते हैं उसको गोला ही बनाया जाता है, क्योंकि गोली वस्तु से आवेश का आनावेशन बहुत, मतलब आप समझिए बहुत कम होता है। लेकिन अगर उसमें कोना आ जाएगा तो आप जानिए कि वो बहुत तीव्र गति से उसमें आवेश का आनावेशन होगा। जैसे हम समझा रहे हैं आपको एक प्रोसेस। जैसे मेरे पास ये एक गोला है, गोला क्या बोल सकते हैं, ऐसी एक वस्तु है। तो आप जानते हैं कि एक चीज़ पढ़े होंगे, सिग्मा बराबर Q/A, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो ये जो होता है ये एरिया होता है। एरिया में आप जानते हो कि πr त्रिज्या जरूर होती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो 1/, त्रिज्या यानी 1/, रेडियस होता है। यानी अगर जहाँ रेडियस कम होगी वहाँ पे सिग्मा ज़्यादा होगा, और जहाँ पे रेडियस ज़्यादा होगा वहाँ पे सिग्मा कम होगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे जो आवेश होगा वो थोड़ा दूर दूर होगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा है। लेकिन अगर इस सिरे पे हम आवेश चेक करें तो इस सिरे पे आवेश बहुत ज़्यादा होगा, बहुत अधिक मात्रा में होगा, क्योंकि यहाँ की जो रेडियस है वो बहुत कम है। तो रेडियस अगर कम होगी, इफ डिक्रीमेंट ऑफ द रेडियस देन ऑलवेज सरफेस चार्ज, डेंसिटी ऑफ सरफेस चार्ज आर डिक्रीमेंट। मतलब कहीं पर अगर त्रिज्या कम होगी मेरे प्यारे भाई तो वहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व तो बहुत ज़्यादा होगा, और कहीं पे त्रिज्या अगर ज़्यादा होगी तो वहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व तो बहुत कम होगा। तो अगर यहाँ पे नुकीली जगह है तो यहाँ से आपका आनावेशन बहुत तीव्र गति से होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज एकत्रित होंगे। बाहर अगर कोई प्रोडक्ट देखेंगे, कोई वस्तु देखेंगे तो इसको ये क्या करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे, और डिस्ट्रैक्ट के कारण ये चार्ज निकलना शुरू कर देंगे। और जब ये चार्ज निकलेंगे तो यहाँ वाले चार्ज इस पर जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो जब यहाँ निम्न पोटेंशियल होगा, क्योंकि आवेश निकलेंगे, तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल होने के कारण ये आवेश इधर आएगा। तो यही लिए क्या होता है कि नुकीली वस्तु अगर है तो नुकीले सिरे से बहुत तीव्र गति से आवेश का अनावेशन होता है। ये प्रोसेस हुआ। दूसरा क्या है सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत ये है कि हम लोग जानते हैं कि किसी गोली चालक पर आवेश देते हैं तो आवेश एक बराबर उस गोली चालक में प्रसारित हो जाता है। ये आपका दूसरा प्रिंसिपल है। तो ये दो प्रिंसिपल सिद्धांत पर काम करता है, दो सिद्धांत पे काम करता है। पहला क्या है कि किसी भी गोली वस्तु में आवेश का प्रसार पूर्ण रूप से चारों ओर उसके होता है, और अगर कोई वस्तु है और उसमें कोई तीक्ष्ण सिरा है तो उस तीक्ष्ण सिरे से आवेश का विसर्जन सबसे तीव्र गति से होता है। ये दो प्रोसेस पर वर्क करता है। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप भली बात अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं कि इसकी रचना क्या है, मतलब इसको बनाया कैसे जाता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि दो कुचालक स्टैंड लेते हैं, पिलर, जिसके नाम है P1 व P2। आप लिख भी सकते हैं, लिखना पड़ता है पेपर में। तो माना दो कुचालक स्टैंड जिन्हें हम कुचालक स्तंभ बोलते हैं, इनकी लंबाइयां जो होती हैं वो लगभग 50 फीट या 15 मीटर बोल सकते हैं आप, सॉरी हाँ 15 मीटर बोल सकते हो। इसकी लंबाई जो होती है वो 50 फीट या 15 मीटर होती है। तो दो कुचालक स्टैंड जिनकी लंबाइयां 50 फीट या 15 मीटर हैं, उसके ऊपर हम एक सुचालकी गोला रखते हैं। इस सुचालकी गोला की त्रिज्या 2 से 3 मीटर होती है। इतना काम करते हैं। दो कुचालक स्तंभ लेंगे जिनकी लंबाइयां 50 फीट या 15 मीटर होगी। उसके ऊपर हम एक सुचालकी चालकी गोला रखेंगे। सुचालकी चालकी गोला मतलब ऐसा गोला जिसमें आवेश आ सके और जिसकी त्रिज्या 2 से 3 मीटर होगी। इतना करने के बाद हम दो घिरनी लेते हैं जिन्हें चित्रानुसार लगा दिया जाता है। घिरनी क्या होती है, आप कुएं में कभी पानी भरे होंगे तो कुएं से जब हम रस्सी को खींचते हैं तो एक गड़ारी पे रस्सी हमारी चलती है, तो उस गड़ारी को ही हम घिरनी बोलते हैं। अगर आप नहीं समझते तो गेहूं पिसवाने कभी आप चक्की जाइए तो उस पर देखेंगे कि इंजन पे जो एक ऐसा लोहे का गोला सा लगा रहता है, उस पर पट्टा चढ़ा रहता है और अलग से दूसरे पुल्ली पे जोड़ा जाता है। तो सेम टू सेम वही घिरनी होती है जो इंजन की पुल्ली होती है, या कुएं की जो रस्सी जिस पे चलती है उसे घिरनी बोला जाता है। तो उस तरीके के हम दो डिवाइस लगा देते हैं जिन्हें हम घिरनी बोला जाता है। इनके नाम क्रमशः G1 व G2 होते हैं। इन दोनों घिरनी को हम एक कुचालक बेल्ट की सहायता से जोड़ देते हैं। बेल्ट ऐसा होना चाहिए, चमड़े का होना चाहिए, रेशम का होना चाहिए, जो अधिक आवेश दे सके। तो कुचालक बेल्ट से जोड़ देते हैं और घिरनी, पहली घिरनी को एक मोटर की सहायता से जोड़ देते हैं और पहली घिरनी के पास हम एक स्प्रे कंघा लगाते हैं और उस स्प्रे कंघा को हम लोग क्या करते हैं, डीसी स्रोत से जोड़कर पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इतना काम करने के बाद
घिरनी G2 के पास एक दूसरा कंघा लगाते हैं जिसे संग्राहक कंघा कहते हैं। इस कंघे का काम क्या है? इस कंघे का काम होता है कि दूसरी घिरनी से आवेश को लेके पृष्ठ पर देना। इतना सिंपल ये इंस्ट्रूमेंट है, इस तरीके से बनाया जाता है। तो फिर से देखना, वन डे ग्राफ जनरेटर के लिए हम लोग क्या लेंगे? 2 कुचालक स्टैंड लेंगे जिनकी लंबाई 50 फीट या 15 मीटर होगी। इसके ऊपर एक हम चालकी गोला रखेंगे जिसकी त्रिज्या 2 से 3 मीटर होगी। चित्रानुसार उन दोनों के बीच में हम 2 घिरनी लगाएंगे जिनके नाम क्रमशः G1 व G2 हैं। पहली घिरनी को एक मोटर की सहायता से जोड़ देंगे और पहली घिरनी के पास एक हम स्प्रे कंघा लगाएंगे। स्प्रे कंघा को डीसी स्रोत से जोड़ देंगे, ये आवेश को लेता है, डीसी स्रोत से जोड़ देंगे और डीसी स्रोत को पृथ्वी से जोड़ देंगे। और दूसरी घिरनी के पास हम एक कंघा C2 लगाएंगे जिस कंघे को संग्राहक कंघा को बोलते हैं। इस कंघे को हम लोग चालकी गोला से जोड़ देते हैं। ये इसकी रचना हुई। अब इसका वर्किंग पावर क्या है? वर्किंग पावर में इसका समझा रहे हैं, मतलब इसका आप बोल सकते हैं क्रिया विधि क्या है, कैसे ये कार्य करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मोटर को चलाएंगे। जैसे ही मोटर को चलाएंगे तो आप देख रहे हैं ये तीर बता रही कि ये पुल्ली इस तरीके से घूमना शुरू कर देगी और आप तीर देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बेल्ट ऊपर जाएगा और फिर ये बेल्ट नीचे आएगा। स्प्रे कंघा इसका नाम इसलिए पड़ा कि ये आवेश को फेंकेगा पट्टे पर। जब ये आवेश को पट्टे पे फेंकेगा तो आप जानते हैं कि कोई अगर चालक वस्तु है तो उसमें जब आवेश दोगे तो आवेश अपने आप इलेक्ट्रॉन उसके अंदर गति कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि अगर किसी अचालक वस्तु पे हम आवेश को देते हैं तो आवेश जाके उसी जगह पे चिपक जाता है, वो गति नहीं करता। तो जब ये अर्थ से चार्ज लेके पट्टे पे फेंकेंगे तो पट्टे पे आवेश चिपक जाएगा, लेकिन चूंकि पट्टा रोल कर रहा है, गति कर रहा है, तो पट्टा आवेश को लेके ऊपर जाएगा और जैसे ही आवेश को ये पट्टा ऊपर लेके जाएगा तो पट्टे से ये संग्राहक कंघा आवेश को खींच लेगा और आवेश खींचने के बाद इस माध्यम से आवेश चल के इस चालकी गोला में जाने लगेगा। ध्यान से सुनना, सबसे पहले हम मोटर को ऑन करेंगे। जब मोटर चलेगी तो ये घिरनी घूमेगी। ये घिरनी जब घूमेगी तो इस घिरनी का बेल्ट भी घूमेगा और ये स्प्रे कंघा क्या होगा? अर्थ पृथ्वी आवेश का सीमित भंडार है। आवेश को ये डीसी स्रोत लेगा और इस पट्टे पर फेंकेगा। पट्टे के पर आवेश जब घिरनी के स्प्रे कंघा के माध्यम से जाएगा तो ये आवेश पट्टे से चलकर ऊपर जाएगा। जैसे ही पट्टे से ऊपर चल के जाएगा, संग्राहक कंघा का मतलब होता है आवेश को ले लेगा। अच्छा, यहाँ कई बार पूछता है कि संग्राहक कंघा किस प्रोसेस पर वर्क करता है, तो आप यहाँ पे लिख देना, यहाँ प्रेरण की क्रिया होती है। प्रेरण की क्रिया का मतलब कि बिना टच किए आवेश को दे देना या आवेश को ले लेना। तो प्रेरण क्रिया से ये पट्टे से आवेश को लेके इस पूरे चालकी गोला में दे देगा। अभी आपने सिद्धांत पढ़ा कि किसी गोली चालक पर आवेश दिया जाएगा तो आवेश एक समान रूप से प्रसारित हो जाएगा, फैल जाएगा। ये इसका क्रिया विधि हुआ। अब आप जानते हैं कि जब आवेश कहीं बहुत ज़्यादा एकत्रित होगा तो वहाँ ऊष्मा उत्पन्न होगी। और तो मेरे प्यारे भाई, अगर बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगी तो ये उपकरण से जल जाने का खतरा रहता है। इसलिए हम इस पूरे उपकरण को, इस पूरे डिवाइस को हम लोग, मेरे प्यारे भाई, इस पूरे डिवाइस को हम लोग एक कंक्रीट के माध्यम से ब्लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और इस पूरे डिवाइस में हम लोग मीथेन या नाइट्रोजन गैस आपको पता होना चाहिए ठंडी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिससे बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण भी इस इलेक्ट्रिक डिवाइस में, इंस्ट्रूमेंट में आग ना लग सके। कौन सी गैस? मीथेन या नाइट्रोजन भर देते हैं। फिर दूसरी चीज आप जानते हैं कि जब यहाँ बहुत अधिक आवेश उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि इसका काम क्या है, तो इसका काम क्या है? उच्च विभव उत्पन्न करना। कितना विभव उत्पन्न करना तो ये भी जान लीजिए। ये विभव आपको 20 मिलियन जीएस की बुक में लिखा हुआ पार्ट है। 20 मिलियन का मतलब होता है 20 लाख। ना 2 मिलियन का मतलब, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, 2 मिलियन का मतलब 20 लाख, तो 20 मिलियन का मतलब हो जाएगा 200 लाख। तो आप बोल सकते हैं कि 20 मिलियन, या आपके 12th की बुक में दिया 10 to the power 6 यानी 10 लाख तक का विभवांतर उत्पन्न कर सकता है। और आप लोग याद करना कि यहाँ पे एक विसर्जन नलिका लगा दी जाती है, और इस विसर्जन नलिका के माध्यम से हाई वोल्टेज की करंट को यहाँ दिया जाता है। इस विसर्जन नलिका में क्या रखते हैं? निर्वात रखते हैं। तो आप जानते हैं क्यों आवेश के कारण r दूरी पर उत्पन्न वैद्युत विभव। तो आप कहेंगे ये आवेश इसमें कहाँ आएगा? आवेश नहीं आएगा, पोटेंशियल आएगा। क्योंकि क्यों आवेश के कारण आप लोग जानते हैं v दूरी पर 1/4πε0 Q/r होता है। यानी क्यों आवेश के कारण r दूरी पर उत्पन्न इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4πε0 Q/r होता है। तो इतनी बात अगर आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो एक बार फिर से वीडियो को अच्छे से देखना। इसी स्रोत के माध्यम से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन को त्वरित करना, तो इससे यहाँ से देंगे। चिकित्सा जगत में भी यही से यूज करेंगे। आप लोग सारी चीज़ें अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। नए चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए। और जाते जाते मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे दूँ कि सारे बैचेज 1 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। फिर से सही तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से, मॉडरेट तरीके से नए सेक्शन में नए बच्चे जो आएंगे उनको इन्वॉल्व किया जाएगा और नया सेक्टर बना के उन बच्चों को शुरू से पढ़ाया जाएगा, पहले चैप्टर से। बहुत बहुत धन्यवाद।